घमंडी बहू। कॉलेज में पढ़ने वाली तामसी एक नंबर की अकड़ू, बिगड़ैल और घमंडी स्वभाव की लड़की थी, जिस कारण उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। लेकिन उसे मिडिल क्लास लक्ष्य से प्यार हो गया था। लक्ष्य, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुम शादी से पीछे क्यों हटते हो? तामसी, तुम अमीर घर की बेटी हो और मैं एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का हूँ। हमारा स्टेटस एक दूसरे से एकदम अलग है। वो सब मुझे नहीं पता। बचपन से ही जो कुछ भी मुझे एक बार पसंद आ गया ना, मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। फिर तुम तो मेरा प्यार हो। लेट्स गेट मैरिड। दोनों का परिवार आपसी सहमति से उनकी शादी करा देते हैं और तामसी अपने ससुराल आ जाती है। और फिर शादी की रात लक्ष्य उसको गले लगाकर कहता है, आखिर आज हमारा प्यार मुकम्मल हो ही गया। लक्ष्य, दूर हटो। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। प्लीज एसी ऑन कर दो ना। सॉरी बेबी, तुम्हारे घर की तरह यहाँ एसी नहीं है। कूलर तो होगा एटलीस्ट, वही चला दो। कूलर भी नहीं है। ना एसी है ना कूलर, फिर है क्या इस गरीब खाने में? मैं जो हूँ तुम्हें प्यार करने वाला। बाहर देखो, ये चांदनी रात, इस खिड़की से आने वाली हवा के सामने एसी की हवा भी फीकी है। यहाँ गर्मी से मेरी जान जा रही है और तुम ही ये फिल्मी डायलॉग सोच रहे हैं। तामसी का घमंडी बर्ताव देख लक्ष्य बाहर चला जाता है और सवेरे घंटी की आवाज सुन वो कहती है, उफ, ये टन-टन की आवाज तो मुझे सोने ही नहीं देगी। ब्लडी गवार कहेंगे। फिर वो गुस्से से बाहर आकर जोर से चीख कर कहती है, I said stop it। अरे देवरानी जी, ये कैसे अटपटे से कपड़े पहनकर बाहर आ गई हो? क्यों, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? मैं शहर में पली बड़ी हूँ और अमीर घर की बेटी हूँ। होगी तू अमीर घर की बेटी, लेकिन अब तू इस घर की बहू है। शर्म नहीं आ रही जो ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर ससुर और जेठ के सामने खड़ी है? आप होती कौन है मुझे जज करने वाली? बहू, ये घमंडी स्वभाव नहीं चलेगा। तुझे बड़ी बहू की तरह रहन सहन सीखना होगा। तुम देहातियों की यही प्रॉब्लम है, हर चीज में रोक टोक। तामसी अपना घमंडी स्वरूप दिखाकर पांव पटकती हुई कमरे में आकर कहती है, लक्ष्य, उठो। क्या क्या हुआ बेबी, किस पर बरस कर आ रही हो? अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे, चलो मेरे साथ। तुम रुक क्यों गए? तामसी, शांत हो जाओ। मुझे तुम्हारी जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। मेरे पापा शहर के सबसे रिच इंसान हैं, हम वहीं रह लेंगे। तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी घर जमाई बनकर गुजारूं? मैं नहीं जानती थी कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लक्ष्य उसके घमंड से ऊब कर बाहर चला जाता है और जान के कहती है, लक्ष्य, तूने एक बार भी हमको ये बताया क्यों नहीं कि बहू इतनी घमंडी है? दरवाजे पर खड़ी तामसी ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है, मुझे घमंडी कहने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब इनको सबक तो सिखाना ही होगा। गरीबों को अपनी इज्जत की बड़ी परवाह होती है, अगर मैं वही उछाल दूं तो? फिर वो अपने पिता को फोन करके सामान मंगवाती है और उनके पिताजी एसी, कूलर, महंगे फ्रिज और फर्नीचर भेज देते हैं। जहां सतपाल कहता है, बहू, किससे पूछकर तूने ये सामान मंगवाया है? ससुर जी, अब इसमें पूछने की क्या बात है? यहाँ ना एसी है, ना सोफा, ना अच्छा फर्नीचर। इसीलिए ये सब कुछ मैंने अपनी जरूरत के लिए मंगवाया है। वैसे भी मेरे डैडी करोड़पति हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ये सब कुछ हमें नीचा दिखाने के लिए मंगवाया है। अरे वाह ससुर जी, आप तो बड़े ही समझदार निकले। ये सुनकर सतपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी माधवी कहती है, इतने सालों में पहली बार ससुर जी की आंखों में आंसू देखे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। इतना घमंड अच्छा नहीं। अगर ये मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। ऐसा कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से चिंकी उसके कमरे में आकर कहती है, अरे वाह चाची, आपका कमरा तो बड़ा ही सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के यहाँ कदम रखने की? निकलो यहाँ से। घमंडी तामसी उसे धक्का दे देती है। तभी रोहित कहता है, एक नन्ही सी बच्ची ने ऐसा क्या ले लिया तुम्हारा जो उसे ऐसे धकेल रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंचे लहजे में बात करने की?
तुम घमंडी के साथ साथ बदतमीज और पढ़ी लिखी गवार हो जिसे रिश्तों का मोल नहीं पता। रोहित गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन वो अपने कमरे में आराम फरमा रही थी, तभी माधवी उसका दरवाजा खटखटाकर कहती है, तामसी, मैंने रसोई घर में कुकर में दाल चढ़ा रखी है, 2 सीटी लगते ही गैस बंद कर देना, मैं चिंकी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। घमंड से भरी तामसी जानबूझकर उसकी बात को अनसुना करके कहती है, मैं क्यों भला नौकरों की तरह काम करूं? जिसका काम है वो खुद करे। किचन से आ रही लगातार सीटी की आवाज बढ़ती जा रही थी। तभी माधवी कहती है, घमंडी के साथ तुम बहरी भी हो। मैंने 2 सीटी लगते ही गैस बंद करने को कहा था। तुम्हारी लापरवाही के कारण आज किचन में आग लग जाती। जिठानी जी, बेमतलब पारा चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मैंने आपकी बात सुनी ही ना हो। रहने दे बड़ी बहू, ये घमंडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। ये सुनकर तामसी गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, इन्हें छोटी मोटी बेइज्जती का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कुछ बड़ा ही करना होगा ताकि इन फटे हाल भिखारियों की अक्ल ठिकाने लगा सकूं। कुछ महीने गुजरने के बाद माधवी के बेटी का जन्मदिन आता है। इस अवसर पर वो सभी गांव वालों को बुलाते हैं, जहां तामसी कहती है, ये एकदम सही मौका है इनकी बेइज्जती करने का। फिर वो एक शॉर्ट गाउन पहनकर आती है, जहां माधवी कहती है, ये लो देवरानी जी, केक खाओ। वैसे जन्मदिन की तैयारियां तो बड़ी ही शानदार हैं। ये भी कोई बर्थडे पार्टी है? 4 गुब्बारे लगा दिए, सस्ता सा केक मंगवा लिया और ये देहाती खाना बनवा लिया। और ये भुखनंगे लोग उसे भी कैसे शौक से सफा चट कर रहे हैं। सतपाल भाई साहब, हम सभी को यहाँ बेइज्जती सहने के लिए बुलाया था क्या? अरे जानकी, कैसन घमंडी पतो बया लाए हो, जो न पहनावे का ढंग है न उम्र का लिहाज। ए ओल्ड लेडी, जुबान संभाल कर बात करना। तुम जानती नहीं हो मुझे। एक तो इन्होंने सस्ता सा चावल और पाव भर पनीर में तुम्हें निपटा डाला और तुम फटेहाल गांव के लोगों ने सस्ता सा तोहफा देकर इन्हें टरका दिया। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जानकी की बहू तो एकदम घमंड की जीती जागती मूर्त निकली। सभी जन वहाँ से चले जाते हैं और जानकी कहती है, पहले मुझे लगता था कि एक दिन तेरे अंदर खुद ही बदलाव आएगा, लेकिन आज लोगों की इज्जत उतार कर तूने ये साबित कर दिया कि तू अमीर बाप की घमंडी औलाद है। उस दिन के बाद से परिवार के सभी जन उससे बातें करना बंद कर देते हैं। एक सवेरे वो कहती है, पूरा दिन इस कैद खाने में रहकर मैं बोर हो गई हूँ, क्यों ना आज सैर कर ली जाए। वो दौड़ते हुए गांव की बड़ी सड़क पर आ जाती है कि अचानक एक ट्रक उसको तेजी से मारकर चला जाता है और उसके घायल हाथ पांव से खून बहने लगता है। कोई मेरी मदद करो, somebody help me please। तामसी की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और फिर, क्यों, हम तो गरीब हैं ना, अब नहीं झाड़ोगी अपनी अमीरी का घमंड? हाँ, मेरे घर वालों को फोन करके बुला दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता बहू, इसीलिए अपनी पड़ोस वालों से बना कर रखनी चाहिए। गांव वाले मिलकर उसको अस्पताल ले जाते हैं और उसके परिवार को इत्तला कर देते हैं। डॉक्टर तामसी का इलाज करते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि तामसी ठीक है, जिसके बाद सभी अंदर जाते हैं और तामसी कहती है, मैं आप सभी के हाथ जोड़कर अपनी बदसलूकियों के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए। आज के हादसे के बाद मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। देर से ही सही, बहू तेरी अकल ठिकाने पर आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह सभी तामसी का घमंडी स्वभाव भूलकर एक नई शुरुआत करते हुए हंसी खुशी से रहने लगते हैं। 3 जादुई लंबी नाक वाली बहनें। धवलपुर गांव में श्लाखा, मौलिका और रुबीना नाम की 3 बहनें एक पुराने से कच्चे बेरंग मकान में रहा करती थी। रसोई घर में चूल्हे पर चढ़ी सब्जी जल रही थी, जिसे सूंघते हुए श्लेखा बोलती है, पता था मुझे कि जरूर तुम दोनों का भरत मिलाप ही चल रहा होगा। अरे मेरी मंद बुद्धि बहनों, तुम्हारी चपटी पिद्दी सी नाक के साथ आंखें भी बटन हो गई हैं क्या? वो तो गनीमत की मेरी लंबी नाक की सूंघने की क्षमता इतनी तेज है। शलाका, तुमको हर समय अपनी लंबी नाक की बड़ाई करने का और हमें शर्मिंदा करने का एक मौका चाहिए होता है। जब भी देखो अपनी लंबी नाक होने का बखान करती रहती हो। मेरी जलोकड़ी बहनों, मैं भली तरह जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी लंबी नाक से जल बुनकर राख होती हो। जाने हमारे बीच खून का रिश्ता कैसे बन गया। मैं कहा मैदे की तरह एकदम गोरी चिट्टी, और वहीं तुम दोनों कोयला खदान
ऊपर से आड़ी टेढ़ी नाक तुम दोनों की, चपटी नाक एकदम समतल पठार के जैसा है, और मेरी नाक एकदम चूड़ी जैसी धारदार और सुंदर नयन नक्श की मालकिन। श्लाखा, भले ही तुम रूपवती हो, लेकिन तुम्हारा दिल एकदम मैला है। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है श्लाखा। आज कुएं से पानी भरने की बारी तो तुम्हारी थी ना। अरे मेरी कुरूप मंद बुद्धि बहनों, मैं धूप में अपने चांद से सुंदर चेहरे को झुलसाना नहीं चाहती। ये नौकर वाले काम तुम पर ही जचते हैं। दोनों बहनें गगरी उठाकर पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंचती हैं, जहां कुएं के किनारे एक तपस्वी घायल हाल में बेसुध पड़ा मदद की गुहार लगा रहा था। अरे अरे कोई मेरी मदद करो, कोई तरस खाओ। रुबीना, ये तो कोई तपस्वी जान पड़ते हैं। इनके हाथ पांव में तो बड़ी गंभीर चोट आई है और ये प्यासे भी प्रतीत हो रही हैं। दोनों बहनें हड़बड़ी के साथ कुएं से गागर भर के तपस्वी को पानी पिलाकर उसके घाव पर कपड़ा बांधती हैं। तपस्वी अंजुरी ओढ़कर पानी पीकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चियों, तुमने मुझ प्यासे को पानी पिलाया। इसमें शुक्रिया कैसा बाबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। एक तपस्वी की जान बचाना तो बड़े पुण्य का काम है। देरी जान पड़ने पर श्लाखा भी उनके पीछे कुएं पर आ पहुंचती है। तभी तपस्वी जमीन से गायब होकर एक विशाल देवता का रूप धरकर कहता है, तुम दोनों भले मन की युवती हो, मुझे इस अवतार में देख अचंभित न हो। वो मात्र एक परीक्षा थी जिसमें तुम दोनों सफल हो चुकी हो। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? बाबा, हमारी कुरूपता और भद्दी नाक के चलते हमारी रूपवती बहन श्लाखा हमें अपने पैरों की धूल की तरह रौंदती है। देवता अपनी हथेली उनकी ओर करते हुए कहते हैं, मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ कि अब तक तुम्हारी ये छोटी चपटी नाक जो तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बनी हुई थी, वो एकदम धारदार लंबी खूबसूरत नाक में बदल जाएगी और तुम्हारे कहने के मुताबिक वो जादुई नाक में बदलकर सोना और हीरा बरसाएगी। अचानक दोनों बहनें तेज रोशनी से भर जाती हैं और उनकी भद्दी नाक एकदम लंबी खड़ी सुंदर आकार की होने के साथ उनका नया नक्श एक अप्सरा में बदल जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक देवता होकर आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते। मुझे भी इन दोनों की तरह एकदम लंबी जादुई नाक चाहिए। मैं तुम्हें वरदान नहीं बल्कि अभिशाप देता हूँ कि जिस सुंदर रूप और लंबी नाक पर तुम्हें गुमान है, वो इसी क्षण खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे कुरूप मत बनाइए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब देखकर देवता कहता है, ठीक है, तुम्हारे पछतावे को देखते हुए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भी जादुई लंबी नाक की वारिस ठहरो, किंतु तुमने इसका सदुपयोग छोड़ दुरुपयोग किया तो ये जादू तुमसे दूर हो जाएगा। तीनों बहनें अपनी जादुई लंबी नाक को पाकर हंसी खुशी गांव लौटने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक आग लगे घर पर पड़ती है। अरे कौन हमार मदद करो, चौबे जी घर के अंदर फंस गए हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे हम क्या कोई फायर ब्रिगेड वाले हैं जो इस आग को बुझा दे? क्या तुम भूल गई श्लाखा, हमारे पास जादुई नाक तो है जिससे हम उस आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। तीनों अपनी जादुई नाक से मदद की मांग करती हैं और उनकी नाक रस्सी की नाई लंबी होकर उस इंसान को लपेटकर बाहर खींच लाती है। हारी बिटिया, तो हार बहुत है, धन्यवाद परी करिश्मा कैसन की। काकी, दरअसल हम तीनों बहनों को आज ही जादुई लंबी नाक का वरदान प्राप्त है। अरे चौबे जी, आप माथे पर हाथ धरकर काहे बैठे हैं? क्या करूं, एक एक दिन का जोड़कर कितनी मुश्किल से इस घर को खड़ा किया था। अरे मेरी आंखों के सामने सब कुछ खाक हो गया। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जान बची तो लाखों। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुकिए। जादुई नाक, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीनों बहनों की नाक एकदम लंबी बड़ी होकर सोना, पैसा और हीरो की बौछार करते हुए कहती हैं, इन सोने हीरो को बेचकर आप एक नया घर खड़ा कर सकते हैं। तुम्हारी जादुई नाक के कारण तुमने हमारी मुश्किलों को चुटकियों में निपटा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। तीनों बहनें अपनी जादुई नाक की सराहना सुनकर घर लौट आती हैं। अब जब हम तीनों जादुई नाक वाली बहन हैं, तो हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहेंगे? क्यों ना हम अपने लिए भी एक नया आशियाना बनाएं? पहली बार तुमने पते की बात की है। ए हमारी प्यारी जादुई नाक, हमको सोना, हीरा और पैसा दो। तीनों बहनें स्वर्ग की अप्सरा की भांति दमकने लगती हैं और उनकी लंबी जादुई नाक से सोने, हीरे और पैसों के ढेर लग जाते हैं। हमारी ये जादुई नाक किसी हीरे की खान से कम नहीं। इतने धन से तो हम एक पूरा गांव खड़ा कर सकते हैं, सैकड़ों आलीशान घर बनाकर।
अपनी जादुई नाक से मिले धन को बेचकर तीनों गांव में सबसे आलीशान घर की नींव डालकर रानियों के जैसी जिंदगी बिताने लगती हैं। एक रोज गांव में एक बुढ़िया आती है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, अरे कोई है इस बड़े घर का बड़े दिल वाला। बुढ़िया की गुनगुनाती आवाज सुन तीनों बहनें बाहर आकर निकलकर कहती हैं, अरे कौन हो आप? भाग्य की मारी भिखारन हूँ, कल मेरी बिटिया का ब्याह है, चंदा मांगने आई हूँ। पाप का बोझा उतर जाए, फिर भले मर भी जाऊं तो अफसोस नहीं रहेगा। आप एकदम सही जगह पर आई हैं, रुकिए। तीनों बहनें आंखें बंद करती हुई अपने नाक को स्पर्श करते हुए कहती हैं, ए हमारी जादुई नाक, हमें तुमसे मदद चाहिए। अगले ही पल तीनों बहन की नाक एकदम लंबी जादुई नाक में ढलकर सोना, हीरा और पैसा बरसाती है। बुढ़िया ये देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे तुम तीनों जादूगरनी हो क्या? धन की देवी की दूत? वो आप भूल जाइए, ये सब आप रख लीजिए। इनसे ना सिर्फ आप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर पाएंगे, बल्कि अपने बुढ़ापे के जीवन को अच्छे से गुजार पाएंगी। अब भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तुमने इस गरीब बुढ़िया की झोली भर दी, ईश्वर तुम्हें खूब बढ़ोतरी दे। बुढ़िया सोना, हीरा और पैसा लेकर चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। फिर एक रोज गांव के लोग उनसे मदद की मांग करते हैं। आप सब अचानक से यहाँ, क्या बात है? बिटिया, इस गांव का सरपंच होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ का विकास करूं, पर हमारे पास इतना धन नहीं है। ईश्वर की तुम तीनों पर बड़ी दया करुणा है। तुम तीनों अपनी जादुई नाक से कुछ धन देकर हमारी मदद करो तो गांव में स्कूल, सड़कें, अस्पताल इत्यादि का बंदोबस्त हो जाएगा। हम हमारे गांव की तरक्की में अपना योगदान जरूर देंगे। तीनों बहनें एक बार फिर अपनी जादुई नाक के द्वारा गांव वालों की आंखों के सामने उनकी जादुई लंबी नाक से सोने, हीरे और करारे नोट बरसते हैं। अगर हमारी जादुई नाक से गांव की बदहाली खुशहाली में बदल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तीनों बहनों की जादुई नाक से गरीब गांव की काया पलट हो जाती है और जादुई नाक वाली तीनों बहनें हंसी खुशी एक साथ रहा करती हैं। चुड़ैल का आतंक। रात के समय एक चुड़ैल अपने लंबे हाथ किए हुए एक आदमी की गर्दन पकड़े हुए उसको हवा में लटकाए हुए बोल रही थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी इस रोड रोलर के नीचे आकर दब जाओगे और मर जाओगे। जिस तरह मैं मरी थी, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगे। अरे चुड़ैल दीदी, हमको छोड़ दियो। आखिर हम तो का बिगाड़े हैं जो तू हमका इस तरह हवा में लटकाई के मार रही है। अरे मूर्ख, तू सच्ची में गंवार है। अभी थोड़े समय पहले हम तो कब बोले ना कि तू हमारी तरह रोड रोलर के नीचे आकर अपनी जान देगा और मेरी तरह दर्द में चिल्लाते हुए मर जाएगा। लेकिन हम तो का बिगाड़े हैं जो तू हमका ऐसा मौत दे रही है। तू हमरा कछु बिगाड़ भी नहीं सकत है, काहे कि हम एक चुड़ैल है, चुड़ैल। इतना कहकर चुड़ैल अपनी आंखों से काला जादू करती है, जिसके बाद जमीन में एक गड्ढा हो जाता है। चुड़ैल उस आदमी को उस गड्ढे में दबा देती है, जिसके बाद गाड़ी में बैठकर उसके सर के ऊपर रोड रोलर चला देती है। इस तरह वो आदमी मर जाता है और उसकी भयानक मौत हो जाती है। उसकी भयानक मौत देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, एक तो गया, अब बचे हैं 2 लोग। मैं उन लोगों को भी इसी तरह भयानक मौत मार दूंगी और इस गांव में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर ये 3 लोग गए तो गए कहाँ। इतना कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और अगली सुबह जब गांव वाले खेती करने के लिए आते हैं तब उनको अपने खेत की मिट्टी में खून दिखाई देता है। वो खून देखकर गांव के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे गुप्ता जी, तुम देख रहे हो हमारी जमीन पर किसी के खून है। आखिर ये खून है किसका? अरे रतनलाल, ये तो मुझे नहीं पता कि ये खून किसका है, लेकिन अगर यहाँ पर खून है तो यहाँ आसपास किसी न किसी की लाश भी होगी। गुप्ता जी, तो फिर देरी किस चीज की? चलिए उस लाश को ढूंढ लेते हैं। इतना कहकर रतनलाल और गुप्ता जी दोनों ही लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं भी लाश नहीं दिखाई देती और वो हार कर अपनी खेती में काम करने लगते हैं। शाम को जब वो वापस जाते हैं तब उन्हें किसी की आवाज आती है, तुमने आज जो कुछ भी देखा तुम उसे भूल जाना और किसी को भी कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। अरे गुप्ता जी, तुमने ये आवाज सुनी क्या? हाँ भैया, मैंने तो ये आवाज सुनी है, लेकिन ये आवाज किसकी हो सकती है? गुप्ता जी,
ये तो मुझे नहीं पता कि आवाज किसकी है, लेकिन ये आवाज जिस किसी की भी है बहुत ही भयानक है। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। इतना कहकर रतनलाल और गुप्ता जी दोनों ही दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जाकर अपने अपने घरों में अपनी पत्नियों को सारी बात बता देते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे कि तभी रतनलाल के दरवाजे पर किसके आने की दस्तक होती है। रतनलाल की आंख खुलती है और रतनलाल जाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही रतनलाल अपने घर का दरवाजा बंद करता है कि तभी उसके घर की बत्ती गुल हो जाती है, जिसके बाद अचानक उसकी पत्नी हवा में उड़ने लगती है और अपनी लाल आंखें करते हुए बोलती है, रतनलाल, मैंने तुझे उस खेत का जिक्र करने से मना किया था, लेकिन तूने क्या किया? तू यहाँ पर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था। अब ना तो तू बचेगा और ना ही तेरी पत्नी। उसकी पत्नी ये बात बोलती है और अपने हाथों से काला जादू करते हुए उसको उसी के खेत में ले जाती है, जिसके बाद उसको वहाँ पर बांध कर एक जगह कोने में बैठा देती है और हवा में उड़ते हुए गुप्ता के घर जाती है। जिसके बाद मंजू गुप्ता के घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही गुप्ता की बीवी रंजू दरवाजा खोलती है, वो उसे देखकर बोलती है, अरे मंजू बहन, इतनी रात को तुम मेरे घर के दरवाजे पर आई हो, सब खैरियत तो है ना? नहीं बहन, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्या तुम और तुम्हारा पति मेरे साथ हमारे खेत चल सकते हो? वहाँ पर मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई है और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तब वो मेरे ही खेत में इधर से उधर लोटपोट करने लगे। मैं अकेले ये सब कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर मंजू अपने पति गुप्ता को उठाने लगती है, जिसके बाद गुप्ता और रंजू मंजू के साथ उस खेत में जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां जाते हैं वैसे ही चुड़ैल मंजू के शरीर से निकल जाती है और उन सभी को एक साथ बांध देती है और एक गड्ढे में उनका आधा शरीर दफन कर देती है। ये सब देखकर गुप्ता बोलता है, अरे तू कौन है और तूने हम लोगों को इस तरह क्यों बांध रखा है? आखिर तू हम लोगों से क्या चाहती है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैंने आज तुम दोनों को सुबह खेत का जिक्र करने से मना किया था ना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। तुम दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को सब कुछ बता दिया। खैर जो भी हो, तुम दोनों को तो मरना ही था, चाहे तुम ये राज बताकर मरते या छुपा कर मरते। बस फर्क इतना आ गया कि तुमने अपनी पत्नियों को बताकर अपनी पत्नियों की भी जान मुसीबत में डाल दी है। आखिर तू हम लोगों को क्यों मार रही है और हमारे पतियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन दोनों की मौत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? खैर तू बोल तो बिल्कुल सही रही है, मैं तुझे सारा सच बता ही देती हूँ। आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं संध्या नाम की लड़की बगल वाले गांव में रहती थी। मैं बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन कुछ लड़कों को मेरी सुंदरता से जलन थी, या यूं कहूँ तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। तुम्हारे पति रतनलाल ने मुझे शादी का ऑफर किया, लेकिन मैंने उसके शादी के ऑफर को मना कर दिया, जिसके बाद मुझे तुम्हारे पति और तुम्हारे पति के दोस्तों ने रोड रोलर के नीचे दबाकर मार दिया। तब से मैं एक चुड़ैल बन गई। एक को तो मार दिया, जिसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ ये गुप्ता और रतनलाल बच रहे थे। आज मैं इन लोगों को भी मार कर यहाँ से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम भी अपने पति के साथ मरोगी, क्योंकि तुम्हें मेरा राज पता चल चुका है। चुड़ैल को वो चारों कुछ कह पाते तभी चुड़ैल अपने रोड रोलर में बैठती है और अपने रोड रोलर को उन इंसानों के ऊपर चढ़ा देती है। इस तरह वो चारों मर जाते हैं और उस चुड़ैल का आतंक अब उस गांव से हट जाता है, जिसके बाद उस चुड़ैल का राज राज ही रह जाता है। वहाँ से वो चुड़ैल अब अपने आप गायब हो जाती है। इस तरह गाँव में अब किसी के भी गायब या मरने की खबर किसी को नहीं आई। गरीब बुढ़िया पिज्जा बनाने वाली। भारतीगढ़ गांव में सुमित्रा अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। सुमित्रा को बचपन से ही पिज्जा खाने का बहुत शौक था और एक दिन सुमित्रा अपने बेटे से बोलती है, रोहन बेटा, मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, जाकर पिज्जा तो ले आ। अरे माँ, अब तो तुम बुढ़िया हो गई हो, बुढ़ापे में भी तुम्हें पिज्जा खाने का मन करता है। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, आखिरकार मेरा भी तो मन करता है, और अगर मेरा पिज्जा खाने का मन है तो खिला देना। अच्छा ठीक है, तुम भड़क क्यों रही हो माँ, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ले आऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। इतना कहकर अपनी माँ के लिए रोहन पिज्जा लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोहन अपनी माँ के लिए पनीर पिज्जा लेकर आता है और दोनों माँ बेटे बड़े चाव से पनीर पिज्जा खाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन रोहन अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसको पिज्जा पॉइंट नाम की एक नई दुकान दिखाई देती है। उसको देखकर रोहन सोचता है,
इतना सोचने के बाद रोहन पिज्जा पॉइंट से चीज पिज्जा खरीद लेता है और घर जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगता है कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन की माँ चिंता में अपने बेटे को फोन करती रहती है, लेकिन रोहन उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह रोहन के घर रोहन की लाश जाती है। ये देखकर मानो सुमित्रा के ऊपर पहाड़ टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, अब तो तू मेरे पास ही नहीं है, मैं किसके लिए जीऊंगी? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? अपनी बुढ़िया माँ को अकेले छोड़कर तू नहीं जा सकता। अब मुझे कौन देखेगा? उसको रोता हुआ देखकर लोग उसको सिंपैथी देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा अपने बेटे की चिता जला देती है। बेचारी बहुत ही अकेली हो जाती है और रोते हुए अपने बेटे के साथ बिताए हुए पल याद करती है कि किस तरीके से रोहन अपनी माँ को छेड़ा करता था। सुमित्रा के घर में रोहन के सिवाय और कोई नहीं था और इस वजह से सुमित्रा की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर हो गई। सुमित्रा के पास खाने तक को कुछ नहीं था और वो एक दिन सोचते हुए खुद से बोलती है, बेटा, मेरे बेटे ने सबकी मदद की है। यदि मैं किसी से कुछ मांगूंगी तो क्या पता मुझे भी लोग कुछ खाने को दे दे। ये सोचकर सुमित्रा अपने पड़ोस में खाना मांगने के लिए चल देती है। मीनू बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं आपकी मदद तो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति घर पर नहीं है। मैं उनसे बिना पूछे कोई भी सामान ऐसे किसी को नहीं दे सकती अम्मा। बेटा, मैं तो तेरे पास ये सोचकर आई थी कि तू मेरी मदद करेगी, क्योंकि जब तुझे तेरे पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो तू मेरे बेटे रोहन के पास आई थी। अरे ओ बुढ़िया, मैं तुझे इतनी देर से अम्मा अम्मा करके बोल रही थी और तूने क्या किया? अपना एहसान जता दिया। सुन मेरी बात, तूने मेरी एक समय पर मदद की है, मानती हूँ, लेकिन मैंने तुझे बोला ना, मैं अपने पति से बिना पूछे तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। पर हाँ, मैं तेरे हाथ में कटोरा जरूर थमा दूंगी ताकि तू कहीं भी जाकर भीख मांग सके। कोई ना कोई तेरे लाचारेपन पर तरस खाकर भीख जरूर दे देगा। इतना कहकर मीनू सुमित्रा के हाथ में कटोरा थमा देती है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसे धक्के मार के निकाल देती है। ये देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से बोलती है, काश मेरा बेटा जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुमित्रा रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने बेटे की फोटो लिए रोती रहती है। तभी उसके पास एक रंजू नाम की औरत आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, तू अपने बेटे की फोटो लिए क्यों रोती रहती है? क्या बताऊं बहन, जब से मेरा बेटा रोहन मुझे छोड़कर गया है मैं भूखे ही मर रही हूँ। मैंने मीनू से खाने के लिए मांगा तो उसने मुझे धुतकार दिया। अरे बहन, तुझे पिज्जा खाने का बहुत शौक है तो तू पिज्जा की एक छोटी सी दुकान खोल ले, इससे तेरा गुजारा भी हो जाएगा। इतना कहकर रंजू वहाँ से चली जाती है और सुमित्रा खुद से बोलती है, सुमित्रा, वैसे रंजू ने तुझे आइडिया सही दिया है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने हैं मैं उन्हें बेचकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती हूँ और उससे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी। इतना कहकर सुमित्रा अपने गहनों को लेकर सुनार के पास चली जाती है और गहने बेचकर पिज्जा बनाने का सामान ले आती है। जिसके बाद सुमित्रा अगली सुबह अपने घर के आगे एक रेहड़ी खड़ी कर लेती है और उसके ऊपर पिज्जा बना बना कर रख लेती है और उसके पिज्जा की बिक्री काफी होने लगती है। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपनी पिज्जा रेहड़ी से एक बड़ी सी पिज्जा शॉप खोल लेती है, जिसके बाद वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाती है। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो आए दिन किसी न किसी की मदद करती रहती। एक दिन उसके दुकान पर एक छोटा बच्चा आता है और रोते हुए बोलता है, अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। वो बच्चा लगभग 5 साल का था और उसकी मासूमियत देखकर सुमित्रा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसको बोलती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं अनुज हूँ और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंख में आंसू लिए बोलती है, बेटा,
बेटा तुम चिंता मत करो, तुमने अभी ये बोला ना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर सुमित्रा अनुज को गले लगा लेती है और उसको पेट भर के खाना खिलाती है। उसके बाद सुमित्रा उसको अपने साथ रखने लगती है और कुछ दिन बाद वो उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है और इस तरह सुमित्रा अनुज के साथ खुशी से रहने लगती है। घमंडी देवरानी। पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजा धजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी पार्वती कहती है, राज भैया, आप इस दुल्हे के जोड़े और सेहरे में बहुत जच रहे हैं। ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। भाभी माँ, जब तक आप और भैया का साया मेरे सर पर है, मुझे भला किसी की नजर क्या ही लगेगी। दोनों देवर भाभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कमरे में राज का बड़ा भाई सुनील आकर कहता है, अगर देवर भाभी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले, बारात निकलने का वक्त आ चला है। दूल्हा बारात के संग दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां दुल्हन की माँ शुभ्रा कहती है, आप सभी का स्वागत है। विवाह का मुहूर्त होने वाला है, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन की माँ शुभ्रा कमरे में आकर अपनी बेटी को भड़काते हुए कहती है, मौली, अपनी माँ की बात ध्यान से सुन। तेरे होने वाले पति के लिए उसके भाई और भाभी सीता और राम हैं। ये तुझे तय करना है कि तुझे उसको लक्ष्मण से विभीषण में कैसे बदलना है। हाँ, फिक्र मत करो माँ, एक बार बस उस घर में मेरे कदम पड़ने दो, फिर मैं ऐसी फूट डालूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। मौली के मन में पहले ही काफी कड़वाहट भर चुकी थी। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के साथ सभी बाराती दुल्हन के साथ रवाना हो जाते हैं और गृह प्रवेश के वक्त पार्वती कहती है, हमारे इस छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। अगर आपकी भारी भरकम परंपराएं खत्म हो गई हो तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हटिए मेरे आगे से। देवरानी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। तभी जमुना बोलती है, हाय रे पार्वती, कैसी घमंडी देवरानी भी हलाया है तेरा देवर। नई बहू का ऐसा बर्ताव, राम 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 राम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी ब्याह में दुल्हन थक जाती है ना तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मेरी देवरानी घमंडी नहीं है। इस तरह पार्वती बात को संभाल लेती है, पर समय के गुजरने के साथ देवरानी का घमंडी स्वभाव अब उसे साफ नजर आने लगता है। एक दिन मौली अपनी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आपने आखिर मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो वो हमेशा आपका ही गुणगान करते रहते हैं। खुद का बच्चा तो हुआ नहीं और हर रोज आपकी बांझ शक्ल देखकर मेरी भी गोद हरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे कड़वे लहजे में बात करने की? पार्वती आज तक इसलिए मां नहीं बनी ताकि तुम्हारे पति के परवरिश में कोई कमी कसर न रह जाए। वाह भैया, अच्छा हुआ कि आज ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली। आप दोनों के मन में सच में मेरी पत्नी के लिए कितना जहर है, ये मुझे आज पता चला। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रिश्तों को इस कदर बिखरता देखकर पार्वती कहती है, राज भैया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बरसों जिस घर को हमने प्यार के धागों से बांध कर रखा, गलतफहमी से रिश्तों को बिखरने मत दीजिए। पार्वती की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है, मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्वती मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पार्वती की घमंडी देवरानी जल भुनकर वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आकर बोलती है, ये बरसों की बांझ अचानक गर्भवती कैसे हो गई? अगर इसने इस घर को वारिस दे दिया तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, जिसमें उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिली ना कोई अच्छी खबर, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, पर मैं जेठानी जी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पार घाट लगा दूंगी। वक्त तेजी से गुजरने लगता है और दोनों की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं। जहां पार्वती की घमंडी देवरानी पूरा दिन अपने कमरे में आराम फरमाती, तो वहीं उसकी जेठानी पार्वती पूरा दिन कामकाज किया करती। आज भी जैसे ही वो काम खत्म करके बैठी थी कि तभी उसकी घमंडी देवरानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर मेरे लिए हलवा बनाओ। ठीक है मौली, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बनाती हूँ।
दिन भर की थकी मांदी पार्वती हलवा बनाकर अपनी देवरानी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन पार्वती की घमंडी देवरानी साजिश करते हुए उससे कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही जेठानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, उनका पैर फिसल जाएगा। अब फिर उनके पेट में पलने वाले बच्चे का राम नाम सत्य। घमंडी मौली ऐसा करके अपनी माँ को फोन पर यह बताते हुए बोलती है, माँ, मैंने जाल बिछा दिया है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखेगी तो फिर अलग ही नजारा होगा। शाबाश बिटिया, आज तो तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। मौली को यह खबर नहीं थी कि उसकी षड्यंत्र भरी बातें दरवाजे पर खड़ी पार्वती ने सुन ली हैं और वो रोते हुए कहती है, अपने अहंकार के कारण आज मेरी ही देवरानी मेरे अंदर पल रही मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वक्त लगातार ऐसे ही गुजरता जाता है और घमंडी मौली अपनी जेठानी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचती रहती है। आज भी वो कहती है, अब इन छोटे मोटे पैतरे आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं कच्चे पपीते से बना जूस धोखे से जेठानी जी को पिला दूंगी, फिर उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसे खबर न थी कि उसका पति राज सब कुछ सुन और देख लेता है और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरते मैंने खुद देख लिया। धोखेबाज छली औरत, अब समझ आया कि मेरी भाभी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तू ही हमारे बीच मंथरा की तरह फूट डलवा रही थी। प्रेग्नेंट तुम अकेले नहीं थी, भाभी भी थी, पर दिन भर वो तुम्हारी खातिर करने से पीछे नहीं हटती थी। और आज तुम्हें उन्हीं की खुशियां उजाड़ना चाहती हो। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। जब से तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर में कदम रखा है, सब कुछ नरक हो गया है। निकल जाओ यहाँ से। राज, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पति हो और ये मेरा घर परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अगर अपना परिवार समझती हो तो ऐसा घिनौना खेल नहीं खेलती। दोनों में बढ़ रही बहसबाजी की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके भाई भाभी कमरे में आते हैं और पार्वती कहती है, भैया क्या हुआ? आप मौली को क्यों डांट रहे थे? भाभी, ये इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं है। आपको पता है, इसने आपके बच्चे को मारने की कई कोशिशें की है और भगवान का शुक्र है कि वो सभी नाकाम हो गई। भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मौली को अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हूँ। इसीलिए मैं उन सभी बातों को भुला चुकी हूँ। अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। पार्वती के कहने पर उसका देवर राज उसको घर में रहने देता है और समय गुजरने के साथ दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा होती है। दोनों भाई उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी को प्यारा सा बेटा हुआ है। पर एक दुखद समाचार है, मौली का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसा सुनकर सभी मौली के पास आते हैं, जहां राज बोलता है, देख लिया मौली, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मौली, ये लो, मैं अपने मुन्ना को तुम्हारी झोली में डालती हूँ। पर दीदी, ये तो आपका बच्चा है, मैं इसे आपसे कैसे छीन सकती हूँ? क्योंकि मैं खुद इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिर रहेगा तो ये एक ही घर में। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे छोटी बहन समझा। आज से ये हम दोनों का अंश होगा।